हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है जर्मनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, है ना। सो ऑलरेडी हम एक सेट डिस्कस कर चुके हैं कल। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, सेट 2 को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको स्टार्ट कर जो क्वेश्चन मैं लूँगा प्रीवियस ईयर के, उससे पहले आपको याद हो मैंने कुछ क्विज छोड़ी थी आपके लिए, है ना, बीच में जब मैं क्वेश्चन ले रहा था, है ना। सो मैं चाहूँगा कि पहले हम उसको डिस्कस कर लें ताकि वो छूटे ना। अगर किसी बच्चे ने उस पर होमवर्क नहीं किया, सर्च नहीं किया, पढ़ा नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि वो छूटे मेरी तरफ से। सो मैं उसको कवर करूँगा। हाँ, हालांकि थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरी देखना, है ना। हालांकि इससे आपका फ़ायदा होने वाला है और आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से प्रिपेयर करना, है ना, ताकि आपका जो माइंड हो प्रॉपर सेफ हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, खासकर जेएनयू के लिए, है ना। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, ऑनेस्टली दिल खोल के लाइक कीजिएगा और उनको भी लाइक दीजिएगा जिनका आपको कमेंट पसंद आ रहा है, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, है ना, आंसर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनको भी दिल खोल के लाइक दीजिएगा। सो बिफोर, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको मिलते रहें। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। सो पहला क्विज था, उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये था, पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, री यूनिफाइड जर्मनी या री यूनिफिकेशन जर्मनी के चांसलर की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो फर्स्ट चांसलर पूछे गए हैं, इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो सकता है। इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने क्वेश्चन ये लिए हैं, मैंने इसीलिए क्विज ऐड किए थे स्लाइड्स में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं क्लियर कर सकूं आपके हर डाउट, पॉसिबली डाउट, राइट। सो ये जो महान पर्सन है ओटो वॉन बिस्मार्क हैं, जो जर्मनी के फर्स्ट चांसलर थे। 1871 से लेके 1890 तक रहे थे, राइट दोस्तों। आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है 1871 में हो गया था, और ये जर्मनी के फर्स्ट यूनिफाइड जर्मनी के चांसलर थे। इससे पहले जो जर्मनी स्टेट थे, आपको पता है काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे, है ना। जब नेपोलियन ने वॉर किया था, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो उससे पहले भी 100 से ज़्यादा पार्टों में विभाजित था आपका जर्मनी, यूनिफाइड नहीं था। बहुत सारे किंग्स थे अलग अलग एरिया में जो रूल कर रहे थे, वो खुद भी नहीं चाहते थे। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, तो इसलिए इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपसे। इस आपको ये थोड़ा सा कहानी को जोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, हाँ, कि ये वहाँ वहाँ की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो देखा जाए ये ओटो वॉन जो बिस्मार्क थे, राइट, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है जर्मनी को यूनिफाइड करने में। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है जर्मनी के पर्सपेक्टिव से, और ये, है ना, तो क्वेश्चन कभी आ भी सकता है, पूछ भी सकते हैं। तो हम अगली क्विज लेते हैं। अगली क्विज में ये जो स्लाइड है मैंने ऐड की है, क्वेश्चन जो क्विज 2 है उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन ये था दोस्तों, हु वॉज द जर्मन चांसलर हु अनाउंस द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1990, है ना। तो इसका, और अगर देखा जाए तो ये पहले चांसलर भी रहे थे रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, अगर बात होती है तो ये जो पर्सनालिटी है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपके लिए ही ऐड किया हुआ है ताकि आप रिलेट कर पाए पर्टिकुलर नेम को। आपको रटना नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें रटना नहीं है, रट्टा मारफिकेशन कोई पढ़ाई नहीं करनी है। हमें समझ के चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, ताकि इस तरीके से हमारी फाउंडेशन, इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन रहे। तो इनका नाम है हेलमत कॉल। इस पिक्चर को रिलेट कर लो इस नाम से, तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, जो कि हमारा पढ़ने का तरीका है ना। सो अब देखा जाए कि 20 नवंबर 1989, इसके 2 वीक बाद जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया था,
है ना। तो जो वेस्ट जर्मन चांसलर थे हेलमट कोल, है ना, इन्होंने अनाउंस किया था 10 पॉइंट प्रोग्राम कॉलिंग फॉर द टू जर्मनीज टू एक्सपेंड देयर कोऑपरेशन विथ अ व्यू टुवर्ड इवेंचुअल रीयूनिफिकेशन। इन्होंने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम बुलाए कॉल किए थे, जैसे आप बोल सकते हो। जो जर्मनी थी दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, आपको भी पता होगा दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेस्ट एंड ईस्ट, उनको यूनाइट करने के लिए, है ना। तो ये एक पर्सन है हेलमट कोल, और ये रीयूनिफाइड जर्मनी के पहले चांसलर थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, जो मैंने लिया हुआ है, जो अगला क्विज था, क्विज 3, उसका सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था, हु वॉज द फर्स्ट जर्मन वुमन चांसलर। जब बात आती है ना कि जो फीमेल चांसलर रही है जर्मनी की पहली, वो कौन थी, तो आपको मैं बता दूं, इस पिक्चर को भी रिलेट कर लो इस नेम से, एंजेला मार्कल। ये समझ लो यूरोप में इवन ये मोस्ट पावरफुल वुमेन है ना, उनकी लिस्ट में आती हैं ये। सो अगर देखा जाए, इनका फुल नेम आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। हालांकि एंजेला मार्केल के नाम से काफ़ी फेमस है, और इनकी जो पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उस पार्टी को लीडरशिप करी थी, ये लीडर थी बिटवीन 2000 से लेकर 2018 तक, है ना। और ये जो चांसलर हैं, ये 2005 से हैं, है ना, जर्मनी की। अभी आने वाले चुनाव भी हैं, इलेक्शन हैं जर्मनी में, फिर देखते हैं क्या होता है। एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे, इट्स अबाउट 5th फरवरी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लेट में वीडियोस देख रहे हो, बाद में है ना, जब इलेक्शन हो जाते हैं, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, कोई और होता है जर्मनी का चांसलर, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी एंजेला मार्केल हैं जर्मनी की चांसलर, वो भी फर्स्ट वुमेन चांसलर रही हैं, राइट। तो हम इस वीडियो की अगली क्विज ले रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पूछा था आपसे, है ना। तो देखते हैं, जिन्होंने सर्च किया होगा उनको अच्छा भी लग रहा हो, उनका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। जो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद से करें, अपने नोट्स भी बनाते चले, राइट, ताकि आपको एंड ऑफ द डे जब आप एग्जामिनेशन पास में आता है, रिवाइज करने में इजी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विज 4, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है आपको। पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोस्तों चौंकना नहीं है, पहली बार शॉक नहीं होना इस ऐसे क्वेश्चन को देख के। हालांकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में 2020 में पूछा गया था, है ना, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था, और ये क्विज मैंने इसीलिए लिया है ना, कि ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उसका आंसर करो। तो जब फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की बात आती है, तो ये समझिए उस टाइम की बात है दोस्तों, जब ईस्ट एंड वेस्ट में जर्मनी डिवाइड था। फेडरल रिपब्लिक ऑफ एफआरजी आपको पता है, वो वेस्ट जर्मनी है था, जिसको हम वेस्ट जर्मनी भी बोलते हैं, जिसकी कैपिटल बॉन थी, राइट। तो ये जो महान पर्सनालिटी हैं, ये भी कोनार्ड एडेनोर, ये फर्स्ट चांसलर रहे थे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के। आप देख भी सकते हैं वेस्ट जर्मनी कब से कब तक, 1949 से लेके 1963 तक रहे थे, राइट। वो भी ये कब बने थे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया था 1945 में। उसी के बाद 1949 में जब ईस्ट एंड वेस्ट में जर्मनी को डिवाइड किया गया, तो उसी के बाद ये पहले चांसलर बने थे एफआरजी के। अगला हम सॉल्यूशन लेते हैं दोस्तों, क्विज नंबर 5 का। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, नेम द एलाइड पावर्स कंट्रीज इन वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात चल रही थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। तो अब देखा जाए तो, हालांकि मैंने हाईलाइट कर रखा है आपकी स्क्रीन पे, जो चीफ एलाइड पावर्स थी, तो हालांकि और भी कंट्रीज थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 को लड़ा है ना। तो जो चीफ एलाइड पावर थी, जिसमें से एक मेजर पावर थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस थी, है ना। तो
उसके बाद सोवियत यूनियन थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था सोवियत यूनियन बाद में ज्वाइन किया था। इवन यूनाइटेड स्टेट ने भी बाद में ज्वाइन किया था। सोवियत यूनियन ने 1941 में ज्वाइन किया था। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट कब हुआ था। पोलैंड पे अटैक कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, वॉर डिक्लेयर कर दिया था हिटलर ने, जर्मनी ने 1939 में। तब से लेके 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर टू रहा था। तो आप देख सकते हो सोवियत यूनियन ने 1941 में ज्वाइन किया था। तो आपको बताना है, यहाँ पे एक फेमस बैटल लड़ी गई थी जिसको मैंने पढ़ाया है, वो आप कमेंट में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बताइएगा वो फेमस वॉर क्या थी, कौन सी वॉर थी, बहुत फेमस वॉर है ना, उसकी टाइमलाइन बताइएगा। राइट दोस्तों, अब यूनाइटेड स्टेट की बात आती है वर्ल्ड वॉर टू में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 8 दिसंबर 1941, इससे पहले क्या होता है दोस्तों, जापान अटैक कर देता है यूनाइटेड स्टेट पे, है ना, बमबारी कर देता है वहाँ पे। अब वो जगह भी आप बताइएगा कौन सी जगह पे यूनाइटेड स्टेट पे अटैक करता है जापान, उसको भी आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो उसी के जस्ट बाद ही यूनाइटेड स्टेट हरकत में आता है और वर्ल्ड वॉर टू को ज्वाइन कर लेता है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ज्वाइन नहीं करना चाहता था। आप सभी को पता होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो था उस टाइम पे हथियार सेल कर रहा था किसी भी कंट्रीज को जो वॉर में थी। लेकिन जब उसके ऊपर खुद आ पड़ी, जापान ने हरकत जब दिखाई, वहाँ पे बमबारी कर दी, है ना, उनकी फ्लीट पे जो बता रहा हूँ वो लोकेशन वो आपको बताना है कहाँ पे हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे अमेरिकन जो सेना थी मारी भी गई थी, है ना। तो काफ़ी आहत हुआ था इससे यूनाइटेड स्टेट, जिसकी वजह से उसको वर्ल्ड वॉर टू को ज्वाइन करना पड़ा था। और चाइना था ही एलाइड पावर की तरफ से। चाइना का मैं भी ये भी स्टोरी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि चाइना कैसे था इस वॉर में। हालांकि चाइना का जो इस वर्ल्ड वॉर टू में था वो जापान से लड़ रहा था उस टाइम पे, है ना। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू में था, है ना। इसका नाम ही वर्ल्ड वॉर टू थे। दैट मीन आप समझ सकते हो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये वॉर चल रही थी। आगे हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अगला क्विज लेते हैं आपके लिए। क्विज नंबर 6 जो मैंने पूछा था आपसे, इसका सोल्यूशन है नेम द एक्सिस पावर कंट्रीज इन वर्ल्ड वॉर टू। हमने एलाइड पावर डिस्कस कर लिया, एक्सिस पावर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मेजर एक्सिस अलायंस थी, जिसमें से जर्मनी एक थी, इटली थी और जापान थी, है ना। तो जापान थी वो ईस्टर्न ईस्ट एशिया में चाइना के साथ इन्वॉल्व था, है ना। और भी कंट्रीज थे जहाँ पे जापान अपनी हरकतें दिखा रहा था, लड़ाई में था, वॉर में था। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूचुअल ये समझना चाइना को भी सहना पड़ा था। एक कुछ वॉर्स हैं, सीक्वेंस ऑफ, वो मैं डिस्कस करूँगा जब मैं चाइना या जापान पढ़ाऊँगा, राइट। तो उससे काफ़ी रिलेवेंट है। तो वर्ल्ड वॉर टू इस तरीके से जापान था। आपको बता दूं दोस्तों जापान लास्ट तक कभी हार नहीं माना था, हार मान ही नहीं रहा था। तो आखिर में अमेरिका ने 2 बम छोड़े थे जापान के 2 मेजर शहर पे, हिरोशिमा और नागासाकी। आप सबको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसी के जस्ट बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, वहाँ की आर्मी ने, वहाँ के एम्परर ने, है ना। तब भी उनकी जनता सरेंडर नहीं कर रही थी अंटिल उनके एम्परर ने सरेंडर नहीं किया था, है ना। तो वो अलग ही है वीडियोस, हम जब जापान पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए एक्सिस पावर में कौन सी कंट्रीज थी, कैसी अलायंस थी। अलायंस में आगे बताऊंगा किस किस टाइप की अलायंस थी, जब मैं आपको सोवियत यूएसआर पढ़ाऊंगा, रसिया पढ़ा रहा हूँ, तब उसमें ये अलायंस का जिक्र करूँगा एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में। या आपको वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अलायंस समझाऊंगा कि वो अलायंस कैसे थी, क्योंकि ये अलायंस होना भी वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 होने का मेजर रीजन था, है ना। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पढ़ भी सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जो इटली थी उसने मेडिटेरियन में अपना डोमिनेशन दिखाया था वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना। मेडिटेरियन जो सी थी, जापानीज
का जो डोमिनेशन था वो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ओशियन में था। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। यहाँ पे अलायंसेस थी इन सब की, है ना, एलाइड पावर और एक्सिस पावर की। अगला हम क्विज लेते हैं दोस्तों, लेंदी नहीं करेंगे वीडियोस, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ आपको समझाना भी ज़रूरी है। अगर इसलिए टाइम लग जाए तो पेशेंसली आप देख लीजिएगा दोस्तों, और है ना, ताकि अच्छे से हमारी प्रिपरेशन बनी रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्विज नंबर 7 है। यहाँ पे ये सिंपल सा सवाल था, हालांकि अगर जिसने अटेम्प्ट किया होगा इजी था और अच्छे से, बट हाँ इम्पोर्टेंट है जब हम आसपास की सराउंडिंग कंट्री भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की बात आए, है ना, तो पढ़ना जरूरी होता है। हम जब कभी भी किसी कंट्री का नाम लें तो उसकी कैपिटल सिटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और एंड करेंसी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड। सिंपल सी बात है, वॉर्सा है यहाँ की कैपिटल सिटी। आपको प्रोनाउंसिएशन जैसे करनी आप कर सकते हो, वॉर्सो या वार्सा, जैसे भी कर सकते हो, आप याद रख सको, रिमेंबर। और ये पिक्चर है उस शहर का, काफ़ी खूबसूरत है अभी के लिए, अभी के टाइम पे, बट उस टाइम की पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं डेफिनेटली लगाता। वर्ल्ड वॉर 2 एंड के मिलेगी तो मैं आगे लगाऊंगा पिक्चर आप सबके लिए, ताकि आप रिलेट करो, राइट दोस्तों। तो ये शहर है वॉर्सो, पोलैंड, और इसके नाम से एक फेमस पैक्ट भी है, वॉर्सो पैक्ट। आपको बताना है जो वॉर्सो पैक्ट था वो किस टाइप का पैक्ट था। तो अगर नहीं पता होगा आप सर्च कीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में। बाकी तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीज़ें, आपकी कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं दोस्तों। जेएनयू की एग्जामिनेशन के लिए मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा, ताकि ये मत समझिएगा कि आपको ये मान के चलना है, मेरा भी पर्सपेक्टिव है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर करो, है ना। गोल ये होना चाहिए दोस्तों, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, राइट। ये नहीं कि हम जस्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ना इसी तरीके से कि हमें एडमिशन मिल जाए, इस तरीके से मेहनत करो दोस्तों, है ना। इसलिए मैं भी आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्विज लेते हैं, क्विज नंबर 8। यहाँ पे पूछा गया था, जैसे कि मैंने लोअर हाउस के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना, तो मैंने वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया था, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन था, नेम द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन जर्मनी। तो सिंपल सा इसका आंसर है दोस्तों बुंदेसरैट, है ना। तो इसको अपर हाउस बोलते हैं, जर्मन के पार्लियामेंट है, ये देख सकते हो अपर हाउस। ये पिक्चर भी मैंने लगा रखी है, यहाँ पे बिल्डिंग पे आप देख पा रहे होगे, नेम भी लिखा हुआ है ना जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये फ्लैग है। सो इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, एटलीस्ट अपर हाउस लोअर हाउस आपको पता होना चाहिए। पूछ भी सकता है और ना भी, बट एटलीस्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। अगला ये जो अपर हाउस है बुंदेसरैट, उसकी जो बिल्डिंग थी उसकी इंटरनल पिक्चर है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, उनके ऑफिशियल, है ना, ब्यूरोक्रेट्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो कल हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिया था, आगे हम ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ जर्मनी, है ना। सो ये 2006 का क्वेश्चन हो दोस्तों। आई होप जो मेरी सीरीज जो वीडियोस में डाल रहा हूँ जर्मनी पे, जिसने शुरू से देखा होगा, है ना, ध्यान से देखा होगा, जियोग्राफिकल जो मैं मैप शेयर करता हूँ, वो इजीली से इसको अटेम्प्ट कर लेगा, देख के ही बहुत ईजी सा है, उसको ईजी लगेगा। बट नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बताने वाला, इस बजाय मैं आपको समझाने का, इसका आंसर आप खुद कर पाओगे इसको समझने के बाद, इस तरीके से, जो कि हमारी अप्रोच है, लर्निंग की मेथड है। ये देखिए, हम ये मैप लगाया मैंने जर्मनी का आपके लिए, है ना। और अगर चाहो तो इससे पहले मैं आपको यूरोप का दिखा सकता हूँ, है ना। ये है यूरोप का मैप दोस्तों, है ना। तो आपकी जर्मनी ये है सेंट्रल में, सेंट्रल यूरोप में, आप देख सकते हो, है ना। तो अब आ जाते हैं वापस इस वाले मैप पे। ये जो नेबरिंग कंट्री है, जो बॉर्डर लगती है किसके साथ, सी बाउंड्री और लैंड बॉर्डर, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बताया, नॉर्थ में डेनमार्क के साथ शेयर करती है लैंड बाउंड्री, और नॉर्थ में नॉर्थ सी है, इधर आप देख सकते हो ब्रिटेन होगा,
है ना। ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज हैं अब में, बट उनके साथ नहीं, बट सी बाउंड्री है, आप देख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये बाल्टिक सी, नॉर्थ सी याद है, उसकी पास की कंट्रीज नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही। इवन अगर आप मेमोनिक बना सकते हो, किस तरीके से मेमोनिक बनाना नहीं, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए ताकि आप इजिली रिमेंबर कर पाओ। तो अगर इस तरीके से भी याद रखते हैं नॉर्थ में किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है जर्मनी, तो आप इजिली याद कर पाओगे। नॉर्थ में मैं आपको बता दूं डेनमार्क के साथ है, ईस्ट में देखा जाए पोलैंड और चेक रिपब्लिक के साथ, साउथ में ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड के साथ, और साउथ वेस्ट में फ्रांस के साथ, वेस्ट ही मान सकते हो, साउथ क्या मिडिल में है जर्मनी, तो इस तरीके से ये है लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, 9 कंट्रीज के साथ जर्मनी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर, है ना। सो कुछ फेमस शहर, बर्लिन, स्टटगार्ट, है ना, म्यूनिक, ये देख सकते हो, हनोवर, हम हैम्बर्ग जो मेजर पोर्ट है जर्मनी का, ये लोकेट कर सकते हो, है ना। अब आगे देखते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, अब तो आंसर आप दे पा रहे होगे इजीली, अगर देखोगे तो इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, है ना। तो आगे देख सकते हैं, ये इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए, ये यूरोप का मैप है, यहाँ पे है जर्मनी जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये डेनमार्क है, नीदरलैंड है ना, यहाँ पे बेनेलेक्स के नाम से इसको याद कर सकते हो, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, बेनेलेक्स, लग्जमबर्ग, है ना, यहाँ पे छोटी सी कंट्री, यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, नॉर्थ में है डेनमार्क। तो ये इतनी कंट्री के साथ बॉर्डर लगा, और किसके साथ नहीं, साफ साफ से आपको दिख रहा होगा, इटली के साथ कोई बॉर्डर, लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करती जर्मनी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। तो आपको हमेशा बच्चों ये क्वेश्चन जब आप पढ़ो एग्जाम में, जल्दबाजी नहीं करना, है ना। आपको इस टाइप के सेंटेंस पे खासकर, इस टाइप के वर्ड पे खासकर ध्यान देना है जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन। कई बार लोग बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, नॉट को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे नॉट पूछा, किसके साथ नहीं शेयर करता, तो यहाँ पे आपका आंसर इटली है दोस्तों, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्लियर है। मैं रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं यूज करूंगा कि आपको रटा दूं, है ना। आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में स्टोरी तरीके से ये मैप छप जाएगा दोस्तों, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, ये शहर है स्ट्रासबर्ग इज सिचुएटेड इन, ये भी हालांकि ये जर्मनी का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि ये रिलेट करता है जर्मनी से, तो है ना। 2006 में पूछा गया है, प्रीवियस वीडियो में शायद मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इसको जर्मनी का शहर समझ लिया था, उसका रीजन क्या था आप समझोगे यहाँ पे, है ना। ये देख रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, हालांकि ये फ्रांस का शहर है ना। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, तो आपको अब इजीली आंसर पता चल गया होगा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये फ्रांस में है, ये शहर है। इवन इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपके लिए 2 मैप और लाया हूँ। ये देखिए मैप, ये है जर्मनी, आपने देखा होगा ये बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रांस के साथ, और यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे लग रही है ये शहर, है ना, स्ट्रासबर्ग, जहाँ पे ये रेड पॉइंट है ना। ये स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, चेक रिपब्लिक, यहाँ पे पोलैंड है, बेल्जियम हो गया, यहाँ पे नीदरलैंड है ना, लग्जमबर्ग है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखना ताकि कंफ्यूजन न रह जाए दोस्तों, है ना, नेम में हम गलती ना करें, ऐसी गलती हो जाती है छोटी छोटी, तो हमें गलतियां नहीं करनी है, इस तरीके से हमें सीखना है दोस्तों, है ना। तो मैप भी जब देखो तो बहुत केयरफुल्ली मैप भी देखना है हमें। तो यहाँ पे अब देखते हैं फ्रांस का, थोड़ा और मैंने जूम इन जूम आउट किया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये रहा बिल्कुल सटा हुआ है बिल्कुल जर्मनी से, इवन आप समझ लो बॉर्डर पे ही है ना। ये बॉर्डर है जर्मनी और फ्रांस का, यहाँ पे ये शहर है, ये फ्रांस है। जब फ्रांस हम डिस्कस करेंगे तो इसके भी हम जियोग्राफिकल सारी चीज़ें, शहर और मैप अच्छे से डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इतना पढ़ा दूंगा यहीं पे, ऑलमोस्टली यूरोपियन जो कंट्रीज हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद हो जाएंगी, है ना। रटना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 अक्टूबर 1990
इन जर्मन हिस्ट्री। आप सभी को पता होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्वेश्चन में आ सकता है, 2006 में पूछा गया है ना। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, बट जो डेट है कंफ्यूजिंग होता है, और इसको याद करने का एकमात्र ही तरीका है हम हिस्ट्री को लिंक करते पढ़े है ना। लिंक करना चाहिए एक स्टोरी को दूसरी स्टोरी, तभी हम अच्छे से याद कर पाएंगे। रिलेट करके हमें पढ़ना चाहिए जब भी हम पढ़ रहे हैं, हमें रटना नहीं है दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो देखा जाए जो 3 अक्टूबर है 1990 एज ए यूनिटी डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था इस है ना, और डिसइंटीग्रेट हुआ था 1990 में यूएसआर। देखा जाए यूएसआर तो छोड़ो, बट अभी जर्मनी पे फोकस रखो। 3 अक्टूबर जो 1990 है, इसी दिन रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। जो ईस्ट जर्मनी था और वेस्ट जर्मनी था वो आपस में मिल गए थे, यूनाइट हो गए थे। और ये जो जीडीआर था ईस्ट जर्मनी, इसका फुल फॉर्म है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये, और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एफआरजी, जिसको हम वेस्ट जर्मनी के नाम से भी जानते हैं, ये ज्वाइन हो गए थे, है ना। तो और जो बर्लिन था, बर्लिन शहर भी आपका बटा हुआ था, ईस्ट बर्लिन है ना, वेस्ट बर्लिन, वो यूनाइट हो गया था, है ना, सिंगल सिटी में। तो आप देख सकते हो ये कितना क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो आपको ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है पिक्चर, और ये जो पीछे आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो आपको याद रखना है, मैंने पहले बताया भी है, पिक्चर भी लगाई थी। आई होप रिलेट कर पा रहे होगे आप इससे। यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं किस तरीके से, आप देख सकते हो, राइट। एक पिक्चर और दिखाता हूँ आपको, ये है, ये अभी के टाइम की है ये पिक्चर, जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये अटेम्प्ट करना है, आपके लिए कोई क्वेश्चन है, इस मोन्यूमेंट का नेम क्या है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो आपको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। पिक्चर आप देखो या वर्ड देखो तो वो चीज़ आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो आप कमेंट में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। आगे एक पिक्चर और लगाया हूँ, हालांकि ये इस डे से रिलेटेड नहीं है, बट आपको बता दूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अक्टूबर फेस्ट के नाम से फेमस है ना जर्मनी में। आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है, फैक्चुअल जो क्वेश्चन में करा रहा था जर्मनी के। तो जो अक्टूबर फेस्ट है लास्ट सितंबर के वीक में स्टार्ट होता है, और जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक का संडे होता है उस दिन एंड हो जाता है। यहाँ पे आप देखे रहोगे लोग कितना बियर कंज्यूम करते हैं, और ये करते क्यों हैं ये भी मैं बता दूं। ये है महान पर्सन, और हालांकि देख सकते हो वहाँ के जो बवेरिया एरिया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये अक्टूबर फेस्ट मनाया कहाँ जाता है मेनली। तो म्यूनिक जो शहर है बवेरिया में, यहाँ पे मैंने लिखा है ना अक्टूबर फेस्ट एनुअल फेस्टिवल इन म्यूनिक जर्मनी में। और जो म्यूनिक है वो बवेरिया जो एक फेडरल स्टेट है वहाँ की कैपिटल है म्यूनिक, आपको ये भी पता होना चाहिए। और है ना, जैसे मैंने बताया जो लास्ट संडे होता है अक्टूबर का फर्स्ट वीक का, उस दिन ख़त्म हो जाता है, और लास्ट सितंबर ऑफ वीक का स्टार्ट होता है। तो अगर देखा जाए ये जो फेस्टिवल है स्टार्ट कब हुआ था ओरिजिनली, तो 1810 में स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 12 को, है ना। और ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ये जो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस थे बवेरिया की, इनकी मैरिज पे, तो तभी से हम सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए आपको इससे नहीं रिलेट करना है कि भाई बहुत बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि भैया ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हुए थे, समथिंग ऐसे रिलेट कर, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैं कंफ्यूजन आपकी दूर करते चल रहा हूँ, ये क्यों सेलिब्रेट कर उसका रीजन भी दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर है अक्टूबर फेस्ट, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मनी व्हाट डज होलोकॉस्ट मीन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2006 में आ चुका है, आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकता है, आपसे पूछा जा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना भी चाहिए। होलोकॉस्ट एक टर्म है दोस्तों,
ये टर्म क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एक सिस्टमैटिक तरीका था, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब जो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, उससे पहले जब स्टार्ट नहीं होता, कैंप्स वगैरह बनाए गए थे जिसकी आड़ में जो 6 मिलियन जूस थे, जिप्सीज थे, होमोसेक्सुअल थे, जो अदर डिफरेंट एबल पर्सन थे, जो वीक पर्सन थे जर्मनी में, उनको ये समझ एक तरीके से किल कर दिया गया था, मसैकर था एक तरीके से, है ना। उसी को होलोकास्ट कहा गया है दोस्तों। आप ये समझिए कि एक पर्टिकुलर रेस को लेके, पर्टिकुलर कास्ट को लेके जब हम किलिंग करते हैं, है ना, मास बेसिस पे, आप देख सकते हो 6 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख समथिंग। तो इस तरीके से जर्मनी में जो कैंप्स थे, कंसंट्रेशन कैंप में इनको मारा गया था। बहुत ही बुरा हुआ था मेनली जूस के साथ, तो उसी को होलोकॉस्ट कहा गया है। और जर्मनी इसको क्या बोलती थी, द फाइनल सॉल्यूशन टू द जूइश क्वेश्चन, है ना। तो इसको फाइनल सॉल्यूशन बोला गया था। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, आपको समझना है ना, रटना नहीं है कुछ, आप बस समझ के चलो दोस्तों, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल रटाऊंगा नहीं, द फाइनल सॉल्यूशन याद रखना है, होलोकॉस्ट से रिलेट करना है। इसमें हुआ क्या था, 6 मिलियन ऑफ जूइश, जिप्सीज और होमोसेक्सुअल को मारा गया था, किसके थ्रू, जो नाजी जर्मनी थी उनके थ्रू, सीधे गोलियां मार दी जाती, कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके दोस्तों गैस छोड़ दी जाती थी, है ना। अब ये आप पढ़ो दोस्तों, आगे जब वीडियोस और मैं बनाऊंगा या लास्ट होगा, है ना, तो मैं आपको कुछ मूवीज बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए और आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि होलोकॉस्ट था क्या, चल क्या रहा था जर्मनी में उस टाइम पे, है ना। तो फ्री टाइम में आप उसको देख सकते हो। और अब ये भी मैं बता दूं दोस्तों, ये जो होलोकॉस्ट था, ये अब तक के मोस्ट हॉरिफिक वॉर क्राइम बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा ही क्रूअलिटी हुई थी उस टाइम पे, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा होलोकॉस्ट क्या था, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ जर्मनी। यहाँ पे आपसे ऑफिशियल नेम पूछा जा रहा है जर्मनी का। तो सिंपल, ये पहले भी करा चुका हूँ, बट हाँ मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप रिकॉल भी कर लो। तो सिंपल है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ऑफिशियल नेम है, जर्मन में जर्मन डचलैंड बोलते हैं, या बुंदेस पब्लिक डचलैंड बोल सकते हो, है ना। ये ऑफिशियल नेम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाना चाह रहे हो, अगर आप बना रहे हो तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ये फ्लैग मैंने लगाया ताकि आप याद रखें, क्योंकि जेएनयू फ्लैग पे भी क्वेश्चन पूछता है और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। और ये मैं आपको बता दूं अगेन दोस्तों, ये येलो कलर नहीं है, ये गोल्डन कलर है, ये रेड है और ये ब्लैक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। ये भी 2006 में पूछा गया है दोस्तों आपसे। ये पूछ रहा है आपसे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। नाउ वेल, अब स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि दन्यूबे, जिन्होंने पढ़ा है उसको ओबियसली पता भी होगा। सो मैं बताता हूँ, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे आंसर पे देख रहे हो, वो है वोल्गा रिवर। दन्यूब रिवर बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है। अगर दन्यूब रिवर है, अगर पूछा जाए आपसे कि यूरोपियन यूनियन की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तब आप दन्यूबे बोल सकते हो, है ना। बट अगर आपसे यूरोप की पूछी जाए तो दन्यूबे बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर वोल्गा रिवर है। और आप, ऐसा क्यों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, माफ करना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वोल्गा रिवर है वो जर्मनी बोल रहा हूँ, रसिया से फ्लो होती है साउथ से, और ये कैस्पियन सी में ड्रेन हो जाती है ना। और काफ़ी लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है, रसिया के भी, ये भी मान सकते हो आप, यूरोप की है ही। आपको पता ही होगा दोस्तों, रसिया यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है ना। हालांकि अभी मैं अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ और इसकी आप लेंथ देख सकते हो। तो इसको दन्यूबे के साथ कंपेयर करोगे तो दन्यूबे छोटी है, बट अगर यूरोपियन यूनियन की बात करो तब आपकी
ये जो रिवर है दान्यूबे तब आती है आपकी लार्जेस्ट रिवर यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट रसिया नहीं है और रसिया यूरोप का पार्ट है, तो इसलिए कंसीडर करते हैं, है ना। तो अगर यूरोप का पूछा जा रहा है तो वोल्गा रिवर, ये गांठ बांध लो दोस्तों, है ना। और यहाँ पे एक और आगे पॉइंट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड 16th इन द वर्ल्ड। जितनी भी वर्ल्ड में रिवर है तो ये 16th नंबर पे पोजीशन करता है और यूरोप में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अब दान्यूब की कुछ और बात कर लेते हैं। अब देखा जाए दान्यूब फिर कंसीडर करते हैं यूरोप में कितनी नंबर की रैंक पे रैंक करता है, तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों यूरोप की, और यूरोपियन यूनियन की लॉन्गेस्ट रिवर है ना। तो जो दान्यूबे रिवर है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, है ना। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसे मैंने बता ही दिया, जो वोल्गा रिवर है वो रसिया में फ्लो करती है। अब कह रहे होगे दोस्तों कि वेल सर, मैंने देखा था कि 10 कंट्रीज में दान्यूबे रिवर, कुछ बच्चे होंगे उनके माइंड में आ रहा होगा, obvious सी बात है ना। हालांकि जिनको पढ़ा है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर जो दान्यूबे रिवर है वो 10 कंट्रीज में फ्लो होती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, मोल्दोवा एंड यूक्रेन, है ना। और ब्लैक सी में, जब से मैंने बताया था, दिखाया था, वो फ्लो ड्रेन भी करती है ना, वहाँ पे एक डेल्टा भी बनाती है, दान्यूबे डेल्टा ब्लैक सी में। तो आप कह रहोगे कि ये है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सो अभी यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बताना भी था मुझे, समझाना भी था आपको। आगे इसको और अच्छे से समझते हैं मैप के थ्रू। ये आप देख रहे होगे रसिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बाल्टिक कंट्री हैं, 3 कंट्री हैं, इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बेलारूस। ये बाल्टिक कंट्री नहीं है, सिर्फ 3 कंट्री हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये बाल्टिक सी है तो इनको बाल्टिक कंट्री बोला जाता है ना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, बेलारूस, यूक्रेन। ये है आपकी वोल्गा रिवर। इस तरीके से ऐसे देखने में आपको छोटी लग रही होगी दोस्तों, लेकिन आपको पता होगा रसिया काफ़ी बड़ा है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी रिवर हो सकती है। और उसकी लेंथ मैंने आपको बताई दी है ना, यूरोप की। और ये कैस्पियन सी है। अब कैस्पियन सी है दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कैस्पियन सी समझ के आप इसको सी मत समझ लेना, है ना। तो ये सी नहीं है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक आप समझ सकते हो, है ना। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी, तो वो है कैस्पियन सी। तो ये लेक है, तो यहाँ पे ये ड्रेन करती है ना, कैस्पियन सी में वोल्गा रिवर। और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये ब्लैक सी है ही। तो आगे देखते हैं, ये अगला आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये वेल आपने ये भी बताया कैस्पियन सी लेक है, बट कैसे ये सी फिर नाम क्यों है, सी क्यों नहीं दोस्तों? इसका जस्ट नेम है सी। जो लेक होती है दोस्तों वो क्या होती है, चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड होती है ना। लैंड लॉक्ड जो ये बोल सकते हो पानी का एरिया है जो भी है ना, आप देख सकते हो। तो हालांकि किसी सी को नहीं ज्वाइन करती है ना, जैसे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आगे मैं दिखाऊंगा, उसको ज्वाइन नहीं करती है डायरेक्टली। तो ये एक लेक रहती है ना, ये सी नहीं है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये है वोल्गा रिवर, ये है आपकी कैस्पियन सी, है ना। ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। और ये है ब्लैक सी, हालांकि इस यहाँ पे बनाया गया रास्ता ये भी लैंड लॉक है। तो ये है आपकी मेडिटेरेनियन सी, देख रहे होगे, है ना। यहाँ पे ये जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये इटली, स्पेन, ये मेडिटेरेनियन। और ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं स्पेन पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछे भी गए हैं 2019 में। अभी इसको समझो आप, कैस्पियन सी, ये वोल्गा रिवर, ये दान्यूबे जर्मनी से के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है ऐसे, और 10 कंट्रीज से होके गुजरते हुए ब्लैक सी में ड्रेन कर जाती है। आई होप दोस्तों इन दोनों एवर राइन, दान्यूबे, वोल्गा रिवर, इनमें आपको अभी
बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं। अगर है तो प्लीज़ डू कमेंट दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करूँगा। आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर हाँ तो दिल खोल के लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने सहपाठियों के साथ, उनको भी हेल्प मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चले। तो इसलिए आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने नोट्स भी बनाएं। तो आज मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, नमस्कार, अलविदा दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ।